जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब चीमा साहब। एम्बेसडर साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा डॉन में, और डॉन में उसमें आपने न्यूक्लियर के हवाले से डिस्कस किया है कि जो वर्ल्ड दुनिया है वो ओवरलुक कर रही है कि जो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी शायद नहीं रही इस जी खित्ते के अंदर। और आपने इसको बेसिकली प्रॉपर्ली हिस्टोरिकली एक्सप्लेन किया है, द रोल ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और वो सारा। आपको आप व्हाई डू यू बिलीव एंड व्हाई डू यू थिंक कि आप समझते हैं कि स्टिल देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी? क्योंकि बहुत सारे मैंने भी पाकिस्तान के फॉर्मर जो फोर स्टार जनरल्स को सुना है, वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है। सो व्हाई डू यू बिलीव दैट देयर इज़ अ स्टिल प्रोबेबिलिटी? आपने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का भी जिक्र किया है, विच इंडिया बिलीव्स के जी ये अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग जो है हम ये सारा कुछ कर लेंगे, और ताकि पाकिस्तान की जो है वो हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ना क्रॉस करें। आपको क्या लगता है, एक तो दुनिया के एंगल से बताएं, दुनिया क्या वाकई ये समझ चुकी है कि इस खित्ते में अब न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती? और दूसरा, आप समझते हैं कि क्या जो है पाकिस्तान और इंडिया इतने मेच्योर हो चुके हैं कि डिस्पाइट डायलॉग भी नहीं हो रहा, इंगेजमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जो है वो ट्रस्ट है दोनों मुल्कों को? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो उस वक्त आती है या तो दो पार्टीज के दरमियान पैरिटी होती है, या दोनों को एहसास हो कि म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी है, आप भी नुकसान उठा सकते हैं, या ये कि एक की कैपेसिटी दूसरे यानी टू रिटेलिएट उसकी मौजूद है, यानी अगर एक ने स्ट्राइक कर भी दी तो दूसरा उसको स्ट्राइक जिस पे हुई है वो रिटेलिएट कर सकता है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए चाहिए वो ये है कि दोनों के दरमियान हारमोनियस रिलेशनशिप हो पार्टीज के दरमियान। इसलिए अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो चुकी है तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए आपस में जो हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कश्मीर कश्मीर डिस्प्यूट है और भी दूसरे तीसरे भी रिजॉल्व होने चाहिए। कन्वेंशनल एसिमेट्री बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे। आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। तो ये रिस्क प्रोन एनवायरनमेंट है मेरे नजदीक। इस ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है, और हम चाहेंगे कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के ऊपर बातचीत की जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बातचीत किसी किसी भी मौजू पर नहीं हो रही। और पहले माजी में अगर आप देखें, जब से दोनों मुल्क न्यूक्लियराइज हुए जो 1998 में हुआ, तो एक्सपर्ट्स ग्रुप बैठे, उन्होंने सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की। चले वो भी एक अच्छा अमल था कि आपने कॉन्फिडेंस, लेकिन ता वक्त है कि यू 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 नो रिमूव, जो आप वो वजूहात खत्म ना करें जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कोई ना कोई टेंशन जो है ना जारी रहेगी। अब रिजल्ट ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर भी है, और दोनों एक दूसरे का तोड़ भी करते रहते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में साउथ एशिया के लिए अभी रिस्क है। ऐसे मिस कैलकुलेशन हो जाए। देखें, इंडिया ने जब वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान रिएक्ट करता, पाकिस्तान ने खैर उस वक्त रेस्ट्रेंट दिखाई, पायलट वापस कर दिया। लेकिन इंडिया कहने लगा कि नहीं, पायलट तो किसी और वजह से वापस हुआ, अगर आप उनको पढ़ें। वो तो कोर्शन की बात करते हैं। फिर इसी तरह बारहमोस आई, हालांकि न्यूक्लियर कैपेबल है, पाकिस्तान के अंदर गिरा। इस तरह के कोई भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं विच कैन बी वेरी डेंजर। अच्छा, इसी से मिलती जुलती स्टोरी दुनिया में भी यही है। दुनिया में भी अगर आप देखें तो कई हजार जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सिपरी ये कहता है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस रिसर्च इंटरनेशनल, वो ये कहता है कि 2000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डिप्लॉयड शक्ल में है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। अभी हाल ही में यूक्रेन वॉर के अंदर सदर प्यूटिन ने भी न्यूक्लियर फोर्सेस को भी अलर्ट किया, और कहा कि हम अपने कुछ वेपन्स जो हैं वो बेलारूसिया में प्लेस करेंगे। ये तमाम, और जितने जो था जो रिडक्शन वगैरह के लिए एग्रीमेंट होते थे, बातचीत होती, सब जो है वो तकरीबन रुकी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को ये न्यूक्लियर डेंजर्स से नजर उठानी नहीं चाहिए, इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के अमन के लिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ब्रिज साहब, आपने भाई साहब, आपने जिस तरह कहा कि जो जो कन्वेंशनल एसिमेट्री मौजूद है, हम्म
और आपने ज़िक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक का 2019 का। एक चीज़ बताइएगा कि लार्जली जो सर्जिकल स्ट्राइक 2019 हुई थी, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको भारत को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था और उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको जो कहा कि ये उनका राइट टू प्रोटेक्ट है, किसी ने कहा हॉट परसूट है, किसी ने कुछ कहा। अब एम्बेसडर आपको क्या लगता है ये जो इनसेंसिटिविटी है, ये मज़ीद किसी एस्केलेशन की तरफ नहीं लेके जा सकती और इसमें मज़ीद सेंसिटिविटी इंटरनेशनल कम्युनिटी को शो करनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान ने ये सोचा कि जो न्यूक्लियर ओवरहैंग है उसके नीचे स्पेस है कि कॉन्फ्लिक्ट किया जा सके। तो चुनाचे उन्होंने ये डॉक्ट्रिन निकाला कोल्ड स्टार्ट का। कोल्ड स्टार्ट का मतलब ये है कि अपनी कैंटोनमेंट्स हमारे बॉर्डर के करीब ले आई, एकदम से 72 घंटे या 24 घंटे 48 घंटे में एक ऑपरेशन करके फौरन वापस आ गए, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जागे और कुछ हो। तो ये पाकिस्तान को फिर उसके लिए अपने जो लो रेंज मिसाइल्स बनाने पड़े, जिनको कई बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान को उस डिटेरेंस को मेंटेन करने के लिए उस रास्ते पे जाना पड़ा। अब ये खतरनाक एनवायरनमेंट हो गई। हिंदुस्तान ने 2 फरवरी 2019 में जब अटैक किया, तो उससे पहले उन्होंने एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट की। उन्होंने कहा कि देखें, ये पुलवामा के अंदर जो वाकया हुआ है ये मिलिटेंट्स का हुआ है और मिलिटेंट्स शेप आ रहे हैं पाकिस्तान से। अब दुनिया, आपको पता है कि 9/11 के बाद से सिंपथी किसी मिलिटेंट के लिए नहीं रखती। हालांकि वो इंडिजिनस था, फ्रीडम फाइटर्स थे, हिंदुस्तान के अंदर ही वो हिंदुस्तान के कब्जा छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी यानी दुनिया जो है अब इस रास्ते पे चल निकली है कि फ्रीडम स्ट्रगल और टेररिज्म में कोई फर्क नहीं है। सारी डीकोलोनाइजेशन तो इसी असूल पर हुई कि अगर आप अपनी फ्रीडम स्ट्रगल करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ आपको इजाजत देता है कि आप आर्म रेजिस्टेंस कर सकते हैं। लेकिन अब जो उसकी स्पेस कम हो गई है, तो चुनाचे जब हिंदुस्तान ने कहा कि ये पुलवामा का मैंने रिएक्शन किया है, क्योंकि वहां पे कोई ट्रेनिंग कैंप है, था वहाँ कोई नहीं ट्रेनिंग कैंप, तो वो तो जंगल में कोई एक कुछ दरख्त जो है ना उनके ऊपर गिराया था। लेकिन उन्होंने दुनिया को इस बात का इंदिया दिया कि हम तो रिएक्ट कर रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने देखा कि रिएक्शन वहां पे दुनिया की तरफ से कोई ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया भी एक तो टेररिज्म से तंग आती है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का से अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है, इसके साथ हमारे मामला सीधे रहने चाहिए। तो उन्होंने उनकी जहां और बहुत ज्यादा ज्यादा एक्सेसेस को नजरअंदाज किया हुआ है, कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ, दूसरे वहां पे उन्होंने इस चीज को भी नजरअंदाज किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया गैर महफूज हो जाएगी अगर हमने कुछ ताकतों को, जो बड़ी ताकतें हैं, उनको ये इजाजत दे दी कि वो अपने नेबर्स या नियर नेबर्स के ऊपर इस तरह के हमले करें, और जो है नेबर्स से फिर एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कुछ ना करें। ये बड़ा खतरनाक यानी सिनेरियो बन रहा है। इस वजह से दुनिया ने बेशक वो स्टैंस लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उनको बताने की जरूरत है कि ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैंने आर्टिकल लिखा, ये पैगाम दिया कि ये इस तरह का माहौल में फिर मिस कैलकुलेशन हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंटल यूज हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक होगा। दोनों मुल्कों को स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट भी हो, लेकिन आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक डायलॉग का अमल भी चल रहा हो। तो फिर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो दोनों मुल्कों में कायम होगी, जो जिससे दोनों मुल्क जो है एक दूसरे से महफूज रहेंगे। वैसे आप ये बताइएगा, आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे और कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी एंड डीजीएमओस के बीच में हॉटलाइंस हैं, जो कि फॉर एग्जांपल इन केस कभी इस तरह की मिस कैलकुलेशन हो या कभी बात करनी हो, कितनी को एक्टिव हॉटलाइन है और उससे कितना को आप समझते हैं कि अमूमन जो मिसट्रस्ट है अगर कहीं पे हो तो वो रिजॉल्व होता है? ये जो हॉटलाइन का कॉन्सेप्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे, डू यू थिंक दिस इज प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, ऑपरेशनल, सही आप इसको समझते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, हॉटलाइन तो उसका बड़ा उन्होंने इक्विपमेंट भी लगा के लगाया था, वो कभी यूज नहीं हुई है। उसकी वजह यह कि अगर आपकी विल है कम्युनिकेट करने की, तो आजकल तो मोबाइल फोन पड़े हैं, आप उस पर कर लीजिए, बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कर लीजिए बात, अगर आपकी विल है।
लेकिन अगर आपकी विल ही नहीं हो, जिस तरह आजकल का माहौल है, हिंदुस्तान कोई आपसे राब्ता नहीं रखना चाहता, तो फिर तो वो हॉटलाइन जो है वो किसी काम की नहीं है। इसलिए ना तो अब मैंने फॉरेन सेक्रेटरी की बेस पर कोई इक्विपमेंट देखा है, ना कोई आप उस हॉटलाइन की कोई जरूरत है। हाँ, अलबत्ता मिलिट्री साइड के ऊपर वो डीजीएमओस का मुकालमा वो जारी है, वो जारी रहता है। वो एक्सचेंज करते हैं अपने नोट्स। और मेरे जो लास्ट इतला थी उसके मुताबिक हर हफ्ते करते थे। तो उससे वो सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरीज के दरमियान मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई हॉटलाइन एग्जिस्ट। तो यानी कि आप समझते हैं कि हॉटलाइन कभी यूज नहीं, तो वैसा आपके दौर में भी कभी नहीं हुई। तो ये जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये है फॉरेन ऑफिस में हॉटलाइन, तो ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई है फिर? जी, किताबों में रह गई है, क्योंकि उस वक्त तो ये ख्याल ये था कि ये एक सीबीएम होगी, ताकि अगर कोई किसी किस्म का खतरा पेश आ जाए तो हम सिक्योर तरीके से दूसरे को अलर्ट कर सकें। लेकिन वक्त ने ये दिखाया कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे चली गई है कि अब हॉटलाइन की जरूरत ही नहीं रही है। अब आप अगर कम्युनिकेट करना चाहें एक दूसरे के साथ, तो बड़े आराम से आप जो लैंडलाइंस भी हैं, दूसरी भी मोबाइल भी हैं, तो आप बात कर सकते हैं। मकसद तो ये है ना गुफ्तगू करने का, कोई आपने सीक्रेट की तो गुफ्तगू करनी नहीं है। आपने तो सिर्फ ये कहना है कि भाई हमें ये खतरा महसूस हो रहा है, आपने ये जो मूवमेंट की है इसके बारे में आप कर रहे हैं, या कोई और इस तरह का। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आप भले हॉटलाइन का इक्विपमेंट भी डाल दें, आप मोबाइल फोन भी लगते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान बात ही नहीं करना चाहता, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं चाहता, तो मेरे ख्याल में ये फिर सीबीएम जो है वो इसका अब कोई इसका फायदा नहीं हो रहा, कोई हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा वैसे आप क्या समझते हैं कि ये जो 2005 का जो सिविल न्यूक्लियर डील मुआहदा था अमेरिका का और भारत का, इसने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की डिबेट थी, उसको कितना नुकसान पहुंचाया? और दूसरा ये बताएं कि हम ये समझते थे कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, इंडिया एक एडवांटेजेस पोजीशन में जा चुका है, और फिर आए रोज जैसे आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया सिपरी का रेफरेंस देते हुए कि दुनिया में लेट्स से जी 2000 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हो चुके हैं। तो वैसे अब हमारे बारे में भी आता रहता है जी कि इनके पास लेट्स से जी इंडिया से को 15 एक 20 एक 50 ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसकी ये दोनों चीज़ों में बारे में बताएं, ये कैसे डिटर्मिन कर लेते हैं कि जो हमारे पास 50 न्यूक्लियर बॉम्ब ज़्यादा हैं प्लस, और सेकेंड ये जो इंडिया को जो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल गया, इसके बावजूद दुनिया क्यों समझ लिया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ज्यादा है? जी, देखिए, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, ये अनलेस के आप डिक्लेयर करें, ये सब गैसेज हैं। इसका कोई हतमी किसी के पास नहीं होती। अगर कोई मुल्क खुद डिक्लेयर कर दे, जिस तरह जब रूस और अमेरिका ने आपस में एग्रीमेंट के तहत सॉल्ट किया, पहले स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स की, फिर स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिक रिडक्शन टॉक्स की, आईएनएफ किया, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, तो वो उनके नतीजे में जो रिडक्शन हुई वो डिक्लेयर्ड थी कि भाई हमारे पास इतने हैं। ये 2000 जो वेपन्स मैंने कहा, ये डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ, जो हाई अलर्ट पे हैं। वैसे तो वेपन्स कहीं ज्यादा है, मेरा ख्याल है टोटल वेपन पता नहीं 22-24 हजार हैं, जिनमें से ज्यादा 90% वेपन्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोप के हैं। खाली अमेरिका के तकरीबन 10,000 के करीब है। तो इस वजह से वो टोटल तादाद कहीं ज्यादा है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के वेपन्स की तादाद को यूजुअली कहा जाता है कि आसपास में बराबर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क होगा, लेकिन ये सब गैस है। ना इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं कि हमारे कितने हैं, ना पाकिस्तान ने डिक्लेयर किए हैं कि कितने हैं। उससे पहले फिर आपने बात की 2005 की। अच्छा, 2005 में एक 123 एग्रीमेंट किया था, जो अमेरिका का है कि भाई वो एग्रीमेंट जिसके तहत अमेरिका किसी भी मुल्क के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स कर सकता है, यानी वो फिसाइल मटेरियल ला सकता है, लेकिन फॉर पीसफुल यूज। लेकिन जब उन्होंने 2008 में इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये कार्टेल है जो न्यूक्लियर कॉमर्स को डील करता है आपस में, ट्रेड को, तो उसमें हिंदुस्तान को इन्होंने कहा कि भाई एक वेवर मिलना चाहिए इसको, कि भाई ये बड़ी आयरॉनिकल इसलिए था कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना ही हिंदुस्तान के 1974 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकने के लिए।
आपने प्रोलिफरेशन का जिक्र किया कि प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, सो नॉन प्रोलिफरेशन तो एक मेजर एजेंडा रहा है वेस्ट का कि भाई इनको आगे नहीं जाने देना चाहिए। आपने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन इसलिए लगा दी कि उसने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, आपने ईरान पे सैंक्शन इसलिए लगा दी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप नॉन प्रोलिफरेशन का तो बड़ा चर्चा था और बड़ी करते थे, लेकिन फिर 2008 का जो इन्होंने वेवर दिलवाया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए हिंदुस्तान को, जिसके बाद हिंदुस्तान ने बहुत सारी डील्स की हैं बहुत सारे मुल्कों के साथ कि हम फिसाइल मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, वो सिविलियन यूज के लिए, लेकिन दैट आल्सो स्पेयर्स जो उनके अपना अपना स्टॉक है वो उसको मिलिट्री यूज पे ले जाएंगे अमेरिका। तो इस वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि आपने ये जो किए हैं एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट और जो 2008 का वेवर था, ये दोनों नॉन प्रोलिफरेशन आपने उसमें हिस्सा लिया है। और अब तो नॉन प्रोलिफरेशन और भी ज्यादा बढ़ा दी, इनकी प्रायोरिटी तो कहाँ रही, क्योंकि ऑकस का जो एग्रीमेंट है यानी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूनाइटेड किंगडम का, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को मदद देंगे कि वो कन्वेंशनल आर्म्ड बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाएंगे। तो आपने बेसिकली प्रोलिफरेशन तो न्यूक्लियर वेपन्स की खुद शुरू कर दी है। अब नॉन प्रोलिफरेशन का जो पाकिस्तान पे बड़ा दबाव होता था वो तो अब खत्म हो गया, क्योंकि जब वो खुद प्रोलिफरेट इतना ज्यादा कर रहे हैं, हम पे क्या, हमने तो बल्कि उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान ने प्रोलिफरेशन रोकने के लिए बहुत ज्यादा काम किया। और आपको याद होगा कि जब डॉक्टर ए.क्यू. खान का अफेयर हुआ 2003 के बाद, तो फिर आपने स्ट्रेटेजिक क्या कहते थे उसको, कंट्रोल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एक्ट बनाया, और उसके बाद आपने एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल डिवीजन बनाया वहां पे अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, कि कोई भी ऐसा आइटम जिसका डुअल यूज हो, जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता, वो हम आने ना भेजेंगे ना आने देंगे। तो पाकिस्तान ने तो बहुत मेजर्स ली हैं ये चीज देखने के लिए कि कहीं ये प्रोलिफरेशन ना हो। लेकिन दुनिया एक जिस तरीके से अब स्ट्रेटेजिक गेम खेली जा रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि प्रोलिफरेशन तो शुरू हो गई है बहुत ज्यादा, और ये दुनिया के लिए ये भी इस लिहाज से ठीक नहीं है कि आप डबल स्टैंडर्ड रखें, डिस्क्रिमिनेट करें पाकिस्तान के खिलाफ, और जबकि दूसरा हिंदुस्तान की तरफ आपने खुला हाथ रखा है। ये मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए भी शायद सही नहीं है। मैं सब एक आखिरी सवाल करूंगा इस हवाले से, ये प्रोलिफरेशन के हवाले से। आपने कहा कि जब इंडिया ने 1974 का धमाका किया तो उसके बाद ही ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम इस्टेब्लिश हुआ है सारा। तो अभी तो मैं साहब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, विसेंजर अरेंजमेंट और MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जो रजीम है, सब में इंडिया को मेंबरशिप मिल चुकी है और मेरे ख्याल है NSG की बस डिस्कशन चल रही है। आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है बात करता होगा कि आपने इंडिया को 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील भी दे दी, अभी न्यूक्लियर ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं इसमें भी मेंबरशिप पे दे दी, और वो इस प्रेफरेंशियल पोजीशन में आ गए, और पाकिस्तान को किसी में मेंबरशिप भी नहीं दी रही, बल्कि हमें उल्टा जो है वो सवाल का जब है वो अब्दुल कदीर खान में वो कर लेते हैं। तो कभी हमारी इस हवाले से जो आप, क्योंकि डिस्कशन में कहीं ना कहीं सारी बातें इन्वॉल्व रहे होंगे, तो हमें दुनिया कैसे हमारे इन कंसर्न्स को रिस्पॉन्स करती है कि हमें भी हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ्स और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा पाकिस्तान की वो तारीफ करते रहे हैं, स्वाय एक आधा ये जो ए.क्यू. खान का सागा हुआ था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? दुनिया इसमें क्या करती है सर, आप क्या कहती है? देखिए, पाकिस्तान ने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए, अपने कमांड एंड कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए ये सारे काम काफी अपने मेहनत से शद्दोमत के साथ किए हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर उभरे, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत के तौर पर। जबकि हिंदुस्तान में वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा तो हदफ ही ज्यादा है, आप सिर्फ, हमारा तो चीन चीन भी है नॉर्दर्न हमसाया, हमने उनके भी एटॉमिक प्रोग्राम को ज़हन में रखना है, प्लस ये है कि इनके ग्लोबल एम्बिशंस भी हैं, तो एक किस्म का ये प्रेस्टीज ड्रिवन। हमारा तो देखे ना 1998 में भी हिंदुस्तान ने किया तो हमने किया, वरना तो शायद हम ना करते। हमारा तो रिएक्टिव है, हमारा तो डिफेंसिव है प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम स्टेटस ड्रिवन भी हो सकता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जी वो एक बड़ी ताकत है तो उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है दोनों मुल्कों की अप्रोच का। हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं होने हैं बिल्कुल,
ये सिर्फ और डिटेरेंस के लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन रोकने के लिए हैं। और एग्रेशन भी हमारा ख्याल है कि सिर्फ हमने ईस्ट से जो हमें एग्रेशन का खतरा है हिंदुस्तान की तरफ से, ये उसको रोकने के लिए है। अब ये क्या वो उसको रोकने में कामयाब हो चुके हैं? हो सके, देखिए ऑल आउट वॉर तो रोक लिया उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि लिमिटेड वॉर तो चल रही है। उसके बाद 2001 2002 का 2002 2003 का स्टैंड ऑफ भी हुआ था, या 2001 2002 का, हाँ, वो स्टैंड ऑफ भी हुआ था जिसमें मिलियन ट्रुप्स आमने सामने थे। और उसके अलावा भी ये अभी सर्जिकल स्ट्राइक की जो हमने बात की है, तो ये हमें ये लगता है कि ये हिंदुस्तान में इस बात का शायद एहसास नहीं है कि इस तरह का जो एडवेंचर है वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और यही चीज बाकी दुनिया में भी एप्लीकेबल है। मेरा ख्याल में न्यूक्लियर रियासतों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मामले में गुफ्तगू करनी चाहिए, रुकना चाहिए मामले को। ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड से ना करें कि जी जिन मुल्कों को हम पसंद नहीं करते उनको रोक दें जिनको। इसी तरह एक और ट्रीटी, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी भी आई हुई है, जो जिसपे ये सारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट शामिल नहीं है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ यूएन मेंबर्स ने कहा है कि भाई ये तो न्यूक्लियर वेपन शुरू से बैन कर देने चाहिए। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो एनपीटी है उसके अंदर भी यही लिखा था कि अल्टीमेटली खत्म करने हैं, लेकिन खत्म हो नहीं रहे, बल्कि उनकी तादाद भी बढ़ गई और उनको मॉडर्नाइज करके उनको ज्यादा लीथल भी बना दिया गया। तो ये बड़ा एक डेंजरस सिनेरियो है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ न्यूक्लियर डिटेरेंस ना हो बल्कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो, विच मीन्स कि आप एक दूसरे के लिए हारमोनियस रिलेशंस की एनवायरनमेंट पैदा करें, एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस का रिश्ता रखें, ताकि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ओपन रहें और आप एक बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन करें और एक दूसरे के खिलाफ कोई किसी किस्म की एग्रेशन भी ना हो। तो ये हमारा एम है और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बास साहब। लेट्स होप कि कभी ऐसी जंग ना हो जिसमें, क्योंकि हमने इसकी, जैसे हमने देखा है कि जापान में हम इसकी डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं, और इस खित्ते को तो भी ग्रो करना है। उम्मीद है कि जिस तरह लीडरशिप्स ने दोनों ममालिक की बड़े केयरफुली जो है बिहेव की है, आइंदा भी बहुत सारे चीज़ें जो है वो बिहेव करेंगे। थैंक यू वेरी मच अम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब सर, इट वाज अ बहुत प्लेजर शुक्रिया, टॉकिंग टू यू सर। वेरी काइंड।